हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं। आज आप लोगों को थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा 2021 से 2011 से लेकर 2023 तक शिक्षा मनोविज्ञान से पूछे गए क्वेश्चनों का निचोड़ लेकर आया हूं दोस्तों। 2011 से लेकर 2023 तक शिक्षा मनोविज्ञान से क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, 30 में से 30 क्वेश्चन लाने की गारंटी दे रहा हूं दोस्तों। बने रहिए इजी ट्रैक के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि 30 क्वेश्चन आने हैं, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो। तो संपूर्ण क्वेश्चनों का निचोड़ लेकर आया हूं दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का। साथ ही आप लोगों ने शिक्षण विधियों की क्लासें नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? तो बेसल आयु की बात करता हूं दोस्तों। बेसल आयु में किसका मापन किया जाता है? व्यक्तित्व का, अभिवृत्ति का, बुद्धि का या अभिक्षमता का? दोस्तों, व्यक्तित्व टॉपिक भी आपके सिलेबस में है। व्यक्तित्व का अनेक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। जैसे केटल महोदय की बात करूं तो केटल महोदय ने 16 पीएफ प्रश्नावली दी थी दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है, रीट एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो 16 पीएफ प्रश्नावली किनके द्वारा दी गई थी? केटल महोदय के द्वारा 16 पीएफ प्रश्नावली दी गई थी। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड। बुद्धि भी आपके सिलेबस में है। बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों। डेनियल गोलमैन के द्वारा संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1998 में किया गया था दोस्तों, डेनियल गोलमैन के द्वारा। तब पीटर सोलोवे का भी बुद्धि में महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। अल्फ्रेड बिने द्वारा बुद्धि मापन के लिए सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था, अल्फ्रेड बिने के द्वारा 1905 में। और अनेक विद्वानों के द्वारा, अनेक साइंटिस्ट के द्वारा बुद्धि के अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। जैसे बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की बात करूं दोस्तों, तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया गया था दोस्तों। उसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो स्पीयरमैन महोदय के द्वारा बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत दिया गया था दोस्तों। स्पीयरमैन ने जी कारक व एस कारक, मतलब जनरल फैक्टर तथा स्पेसिफिक फैक्टर, अर्थात सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, दो बुद्धि के कारक बताए गए थे दोस्तों। बुद्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है दोस्तों। आप लोगों को सारी बातें ध्यान होनी चाहिए। तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बुद्धि का सिद्धांत दिया गया था। थॉर्नडाइक द्वारा बहुकारक सिद्धांत दिया गया। बुद्धि का द्वितंत्र सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा। जबकि बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत की बात करूं दोस्तों, तो स्टर्नबर्ग के द्वारा बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत दिया गया था। और मैं यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना चाहता हूं, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेसल आयु बुद्धि के मापन से संबंधित है। दोस्तों, आप कहोगे सर बेसल आयु होती क्या है? तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में डिटेल से समझा देता हूं। बेसल आयु की बात करूं दोस्तों, तो बेसल आयु का मतलब होता है कि जिस अधिकतम आयु स्तर तक के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है, मतलब जिस हाईएस्ट लेवल तक के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है, उसको बेसल वर्ष कहा जाता है दोस्तों। और टर्मिनल वर्ष भी एक होता है, यह भी बुद्धि से संबंधित है। टर्मिनल वर्ष, तो ये क्या होता है सर? टर्मिनल वर्ष होता है जिस आयु स्तर के प्रश्नों को हल नहीं कर पाता है, अर्थात बालक का निम्नतम स्तर की बात करूं, आप तो सीधे सीधे शब्दों में याद रखना, बालक के प्रश्न हल करने का निम्नतम स्तर तो टर्मिनल वर्ष कहलाता है, जबकि बालक के प्रश्न हल करने का उच्चतम स्तर क्या कहलाता है दोस्तों? बुद्धि कहलाता है दोस्तों। सेकंड ग्रेड 2018 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्धि वाला टॉपिक बहुत शानदार टॉपिक है, आप लोगों को रिवीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है आप लोगों के पास। तो बेसल आयु बुद्धि के मापन से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है? तनाव, कुंठा, अस्थिरता या साहसी? दोस्तों, तनाव की बात करूं मैं, तो तनाव का अर्थ होता है, तनाव क्या होता है? जब व्यक्ति किसी भी कार्य के दबाव को लेकर, किसी भी कार्य का दबाव रहता है तो वो तनाव की स्थिति में आ जाता है दोस्तों। जबकि कुंठा भी इसी प्रकार का, कुसमायोजन की बातें दोस्तों, कुसमायोजन की विधि परिस्थितियां तनाव में होता है जब व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। कुंठा भी तनाव से संबंधित, कुंठा को समायोजन का लक्षण है। अस्थिरता भी है। जबकि यहाँ पर समायोजन की बात करता है तो व्यक्ति साहसी होता है, अर्थात उसमें कार्य करने की
कौशल होता है, इच्छा होती है, तो वह साहसी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है वह समायोजन की प्रक्रिया का लक्षण पाया जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्तेनिक नामक व्यक्ति को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो स्तेनिक नामक व्यक्ति तो है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रेट में छपेगा, स्टार लगा लेना। फिर बोल रहा हूँ मैं, वेरी मोस्ट है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। स्तेनिक नामक व्यक्तित्व वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा या फिर क्रेसमर के द्वारा या फिर शेल्डन के द्वारा या केटल के द्वारा। दोस्तों सिगमंड फ्राइड वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके द्वारा व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। कौन कौन से? एक तो इड, एक ईगो, एक सुपर ईगो। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इड का अर्थ होता है, इड शेषावस्था में पाया जाता है, ईगो बाल्यावस्था में पाया जाता है, सुपर ईगो पाया जाता है दोस्तों प्रौढ़ावस्था में। अर्थात व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ साथ सुपर ईगो का गुण बढ़ता जाता है। इसमें व्यक्ति सांसारिक महामाया से दूर हो जाता है, और दोस्तों व्यक्ति हैं जो सांसारिक भोगों से दूर हो जाता है और आध्यात्मिकता में रुचि लेता है। तो सिगमंड फ्राइड ने तो 3 प्रकार व्यक्तित्व के बताए थे दोस्तों, और यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्रेसमर महोदय। क्रेसमर के द्वारा स्तेनिक नामक व्यक्तित्व का प्रयोग किया गया है दोस्तों। क्रेसमर ने साइकी एंड कैरेक्टर, इनकी एक बुक का नाम है दोस्तों, क्रेसमर की पुस्तक का नाम है साइकी एंड कैरेक्टर। उसमें स्थूलकाय, गौणकाय, गोलकाय, ये सब व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। और केटल महोदय के द्वारा व्यक्तित्व की 16 PF प्रश्नावली दी गई थी दोस्तों, केटल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, शिक्षण अधिगम का केंद्र है, तो शिक्षण अधिगम का केंद्र कौन सा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, RPSC फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो शिक्षण अधिगम का केंद्र कौन होता है? शिक्षक, शिक्षार्थी, खेल का मैदान या कक्षा कक्ष? दोस्तों आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, शिक्षार्थी है जो शिक्षण अधिगम का केंद्र होता है दोस्तों। शिक्षार्थी के बिना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है, तो शिक्षण अधिगम का केंद्र बिंदु होता है दोस्तों शिक्षार्थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, बी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन थे? तो व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? आपके सिलेबस में शिक्षा मनोविज्ञान भी टॉपिक है। शिक्षा मनोविज्ञान की 23 शाखाएं, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। सभी शाखाओं के प्रवर्तकों का नाम आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन थे? वॉटसन, थॉर्नडाइक, कार्ल युंग या उपरोक्त सभी? दोस्तों व्यवहारवाद की बात करूं दोस्तों मैं, तो व्यवहारवाद के जन्मदाता थे आपके सामने वॉटसन महोदय। व्यवहारवाद की अवधारणा वॉटसन के द्वारा दी गई दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित हैं। शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? शिक्षा मनोविज्ञान अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान होती क्या है दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है। अनुप्रयुक्त विज्ञान है। अनुप्रयुक्त विज्ञान का मतलब क्या होता है? अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस मतलब इसको अप्लाई किया जाता है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान को, तो अनुप्रयुक्त विज्ञान कहा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान को। ये किससे संबंधित है? अधिगमकर्ता से, अधिगम स्थिति से, अधिगम प्रक्रिया से या उपरोक्त सभी? दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा के द्वारा जो प्रयोग किए जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, तो उपरोक्त सभी। इनमें अधिगमकर्ता भी होता है, अधिगम परिस्थिति होती है और अधिगम प्रक्रिया भी होती है। तो उपरोक्त सभी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक महोदय यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान के प्रवर्तक हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं लग रही हो तो कोई बात ही नहीं। परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, नियमित रूप से या प्रयत्न रहित? दोस्तों बात करूं मैं शिक्षा की, तो शिक्षा होती है 3 प्रकार की, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा जो होती है दोस्तों उसको आपके सामने बोला जाता है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन की बात करूं दोस्तों, तो फॉर्मल एजुकेशन होती क्या है? तो दोस्तों फॉर्मल एजुकेशन होती है वह शिक्षा जिसका समय व स्थान निर्धारित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं दोस्तों, समय और स्थान निर्धारित होता है, वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। जबकि इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? जिसका समय व स्थान निर्धारित नहीं होता है, अर्थात बिना किसी समय के
किसी भी समय पर और किसी भी स्थान पर दी जा सकती है, उसको बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा इसका तीसरा प्रकार है, जिसमें फॉर्मल अर्थात निरौपचारिक शिक्षा तथा औपचारिक शिक्षा दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों निरौपचारिक शिक्षा। तो इसमें न तो समय निर्धारित होता है, न स्थान निर्धारित होता है, वो होती है इनफॉर्मल एजुकेशन अर्थात अनौपचारिक शिक्षा। यहाँ पर बात की जा रही है परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, आप जब पैदा होता है बच्चा, तो अगर सर्वप्रथम बालक की प्रथम शिक्षिका अर्थात प्रथम अध्यापिका किसे कहा गया है दोस्तों? बालक की प्रथम अध्यापिका कहा गया है माता को। किसके द्वारा कहा गया है? फ्रोबेल महोदय के द्वारा। बालक की पहली पाठशाला विद्यालय को माना जाता है, नहीं विद्यालय को नहीं, परिवार को। बालक की पहली पाठशाला परिवार को माना जाता है और बालक की पहली शिक्षिका माता को माना जाता है, क्योंकि बालक सर्वप्रथम अपनी माता से बहुत कुछ सीखता है दोस्तों। तो यहीं पर भी परिवार से सिखाने की बात की जा रही है। तो दोस्तों, माता किसी भी समय सिखा सकती है, उसका कोई स्थान निर्धारित नहीं होता। तो अनौपचारिक शिक्षा आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। दोस्तों, आप पूछोगे सर औपचारिक शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। औपचारिक शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है विद्यालय। आप कहोगे सर कैसे? विद्यालय कैसे होता है, मैं आप लोगों को बता दूं। जब आप लोग विद्यालय जाते हो तो आपके विद्यालय का टाइम फिक्स होता है, या तो 8 से 1 बजे तक, या फिर 8 से 3 बजे तक, 2 बजे तक, 9 से 2 बजे तक। तो जो ही 2 बज जाती हैं, बेल बजती है, तो आप लोगों को पता हो जाता है कि अपनी छुट्टी हो चुकी है। तो समय भी फिक्स है और स्थान भी निर्धारित है, वह शिक्षा विद्यालय में ही दी जाती है। तो उसको औपचारिक शिक्षा। और अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है दोस्तों परिवार, अर्थात परिवार में जो शिक्षा दी जाती है, परिवार से बालक बहुत कुछ सीखता है। तो उसका न तो समय निर्धारित होता है, न स्थान निर्धारित होता है, इसलिए उसको अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात करूं, निम्न में से कौन सा विद्यालय प्रभावशीलता के मूल निर्धारक हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो विद्यालय प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कौन कौन से हैं? पाठ्यचर्या, शिक्षक, प्रबंध तंत्र या उपरोक्त सभी। दोस्तों, इनमें से उन फैक्टर को बताना है, अर्थात उन कारक को बताना है जो विद्यालय में विद्यालय की कार्यशाला को या फिर जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसको प्रभावित कर देते हैं। तो पाठ्यचर्या बिल्कुल सही बात है। पाठ्यचर्या से दोस्तों तात्पर्य है करिकुलम, अर्थात आपके सिलेबस क्या है और आपको विद्यालय में को करिकुलम एक्टिविटी अर्थात सहशैक्षिक अभिक्रिया जो करवाई जाती है, अर्थात विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ जो शैक्षणिक गतिविधियां करवाई जाती हैं, उसके साथ साथ खेल कूद सभी का आयोजन करवाना सहशैक्षिक कहलाता है। उससे भी प्रभावित होती है, शिक्षक के प्रभावित होती है, प्रबंध अर्थात मैनेजमेंट कैसा है, विद्यालय में अनुशासन कितना है कितना नहीं है, तो उनसे भी विद्यालय प्रभावशील होता है। तो डी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी मूल निर्धारकों से विद्यालय प्रभावशीलता का मूल निर्धारक है दोस्तों, पाठ्यचर्या भी है, शिक्षक भी है, मैनेजमेंट भी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, आपके सामने है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का चर नहीं है? तो शिक्षण का चर कौन सा नहीं है? माता पिता, शिक्षक, पाठ्यचर्या तथा विद्यार्थी। दोस्तों, शिक्षक के 3 चर होते हैं शिक्षण प्रक्रिया के, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के 3 चर कौन कौन से होते हैं? टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस अर्थात पाठ्यचर्या। टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, ये 3 चर होते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के। तो माता पिता का यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से इसको माता पिता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चर नहीं माना जाता। दोस्तों, माता पिता तो बालकों को अनौपचारिक शिक्षा देते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तीनों चर कौन कौन से हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दीजिए। दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक। अब आपको बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक क्या करता है? बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, बिल्कुल सही बात है। इंडिविजुअल दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता आपके सिलेबस में टॉपिक लगता है। व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करूँ दोस्तों कि 2 जुड़वा बालक भी 100%, आदर्श जुड़वा बालक भी 100% समान नहीं होते हैं, अर्थात सभी बालकों में भिन्नता होती है। सभी बालकों के सीखने का स्तर अलग अलग होता है, क्योंकि सभी बालकों का IQ अलग अलग होता है। उसके आधार पर टर्मन महोदय द्वारा एक सारणी दी गई है दोस्तों, जिसमें अलग अलग आयु स्तर, अलग अलग IQ वाले बालकों को अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है दोस्तों। तो 140
वो उससे ऊपर प्रतिभाशाली बालक अर्थात जीनियस चाइल्ड की कैटेगरी बताई गई है दोस्तों। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। एक क्वेश्चन उस प्रकार का भी आएगा, किस प्रकार का आएगा कि व्यक्ति का आईक्यू निकालने का सूत्र क्या होता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बात में। MA/CA अर्थात मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 टर्मन महोदय के द्वारा सन 1916 में यह सूत्र बताया गया है दोस्तों। MA मतलब मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। इस सूत्र से आप बालक का आईक्यू निकाल सकते हो। दूसरा उदाहरण देखिए, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा बालक को मतलब जैसे टीचर को किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, इस बात का चयन शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही करता है। कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही अनुशासन स्थापित किया जाता है दोस्तों। मनोविज्ञान एक बड़ी शाखा है जबकि शिक्षा मनोविज्ञान उसकी एक ब्रांच है दोस्तों। तो आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा सभी फैक्ट शिक्षक प्राप्त करता है। तो डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा ही लेना, क्योंकि संप्रदाय आपके उस संरचनात्मक संप्रदाय, व्यवहारवाद, ये सब चलते हैं दोस्तों। तो कौन सा युग्म सही नहीं है। एक बात बताओ दोस्तों, लाखों की बात बता रहा हूँ। क्वेश्चन अगर आप लोग जब एग्जाम में पेपर सोल्व कर रहे हो, क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे एक बात को ध्यान दे लेना दोस्तों, पल्ले गांठ बांध लेना कि वो पूछ क्या रहा है, सही नहीं है या सही है। इस बात को आप जाते ही क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही अंडरलाइन कर लेना। फिर बोल रहा हूँ, नहीं तो आते हुए भी आप क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। कभी के एग्जाम में पूछ क्या लेता है, इनमें से कौन सा युग्म सही है। अपन गलती से एग्जाम का प्रेशर रहता है तो अपन को लगता है कि सही नहीं है पूछ रहा है, जबकि वो पूछता है सही है। या फिर वो कैसी लैंग्वेज देता है, इनमें से कौन सा कथन असत्य नहीं है। तो असत्य नहीं है का मतलब सत्य है पूछ रहा है वो। तो वाटसन व्यवहारवाद वाटसन के द्वारा दिया गया। दूसरा जॉन डीवी संरचनावाद, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, वर्दीमर गेस्टाल्टवाद। दोस्तों गेस्टाल्टवाद, वर्दीमर, कोहलर, कोपका, कर्ट लेविन, ये सब व्यवहार गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। और व्यवहारवाद वाटसन के द्वारा दिया गया, जबकि जॉन डीवी के द्वारा संरचनावाद नहीं दिया गया था दोस्तों। तो क्या दिया गया था दोस्तों, जॉन डीवी के द्वारा प्रकार्यवाद दिया गया था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर जॉन डीवी का नाम क्यों रहेगा सर। जॉन डीवी का एक शिष्य था दोस्तों, क्या नाम था उस शिष्य का, किलपैट्रिक। आप कहोगे सर उसका नाम यहाँ क्या लेने आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि आपके सिलेबस में शिक्षण विधियों का अहम रोल है। चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, लेवल 1 की बात करूं या लेवल 2 की बात करूं, जिस बंदे ने शिक्षण विधियों के क्वेश्चन सही कर दिए वो बिना पढ़े भी रीट पात्रता पास कर लेगा। क्योंकि आपके सिलेबस में कम से भी कम 45 क्वेश्चन वहां पर पेपर में आपको शिक्षण विधियों के मिलने वाले हैं, जो कि सभी सब्जेक्ट की समान रहती है दोस्तों। आप लोगों ने ढंग से नहीं पढ़ी हो तो शिक्षण विधियों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी क्लास से एक बार देख लीजिए। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ शिक्षण विधियों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। तो किलपैट्रिक की बात कर रहे थे सर आप। किलपैट्रिक महोदय के द्वारा एक शिक्षण विधि दी गई थी दोस्तों, परियोजना विधि। परियोजना विधि के प्रवर्तक कौन है, किलपैट्रिक। परियोजना विधि के प्रवर्तक है दोस्तों जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक के द्वारा परियोजना विधि का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जॉन डीवी का संबंध संरचनावाद से न होकर प्रकार्यवाद से, व्यवहारवाद से वाटसन है, संज्ञानात्मक विकास से जीन पियाजे का संबंध है, वर्दीमर का संबंध है गेस्टाल्टवाद से। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविक से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। यह कथन किसके द्वारा दिया गया दोस्तों। कथन से एक क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, या तो वो परिभाषा दे देगा, पूरी परिभाषा लिखी हुई मिलेगी, आपसे डायरेक्ट पूछेगा यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई, या फिर समायोजन वाले टॉपिक से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। वो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविक से तात्पर्य पर्याप्त सामंजस्य की योग्यता। यह कथन किस महोदय के द्वारा दिया गया था दोस्तों। यह कथन किसके द्वारा दिया गया, तो
मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता, अर्थात मतलब जो रियलिटी है उसके साथ को रिलेट करने की योग्यता। यह कथन किया गया था दोस्तों लेडेल महोदय के द्वारा, यह कथन दिया गया था। तो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूं, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। आज की क्लास से आप लोगों को हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, बस क्लास को पूरी देख लीजिए। अगर एक बार में आपको फैक्ट याद नहीं होते हैं तो 2 बार देख लीजिए, क्योंकि अंतिम समय है आप लोगों की तैयारी में 4 चांद लगाने की मेरी कोशिश है दोस्तों। कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप कहोगे सर भावी होता क्या है, तो आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के ही आंसर कर दोगे। भावी का मतलब है आने वाला, भावी का मतलब होता है आने वाला, अर्थात आप लोग भावी अध्यापक हो। क्यों आप कहोगे कैसे, मतलब आने वाले समय में आप लोग टीचर बनने वाले हो, तो आप लोग भावी अध्यापक ही तो हो। छात्रा अध्यापक आपको लोगों को बोला जाता था, कब पुपिल टीचर्स बोला जाता था जब आप लोगों की बीएड चल रही थी, क्योंकि उनके लिए आप भावी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर भावी अनुशासन की बात की जा रही है, मतलब आने वाले समय में अनुशासन स्थापित करने के लिए अध्यापक को किस प्रकार का होना चाहिए। छात्रों को जो चाहे करने दे, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करे, कुछ समस्याएं हल करने को दे, उन्हें नरमी दृढ़ता के व्यवहार करे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, उनसे नरमी और दृढ़ता के व्यवहार करे। आप कहोगे सर नरमी क्या है, नरमी का मतलब होता है दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी। आप लोग विद्यार्थियों को डराओगे नहीं, धमकाओगे नहीं, उनके साथ मतलब फ्रेंडली व्यवहार करोगे। एक टीचर को अपने स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अगर टीचर स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली व्यवहार करेगा तो बिना झिझक के बेझिझक होकर किसी भी प्रश्न का अगर जवाब बच्चे को नहीं आ रहा तो टीचर के साथ आसानी से उस क्वेश्चन को शेयर कर सकता है और टीचर से अपनी परेशानी पूछ सकता है दोस्तों। इसलिए एक टीचर को अपनी कक्षा में फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए, ताकि बच्चा बिना डरे टीचर से पूछ सके। अगली बात करता हूँ शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मानक विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अप्लाइड साइंस होती है शिक्षा मनोविज्ञान, तो बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अनुप्रयुक्त विज्ञान। आप कहोगे सर शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवर्तक कौन है, तो थॉर्नडाइक महोदय शिक्षा मनोविज्ञान के प्रवर्तक है दोस्तों। थॉर्नडाइक महोदय शिक्षा मनोविज्ञान के प्रवर्तक है, और पशु मनोविज्ञान के प्रवर्तक भी थॉर्नडाइक महोदय दोस्तों। चिकित्सा मनोविज्ञान के प्रवर्तक है हिपोक्रेट्स। बाल मनोविज्ञान के प्रवर्तक वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाल मनोविज्ञान के प्रवर्तक तो प्लेटो बाल मनोविज्ञान के प्रवर्तक हैं। इस प्रकार से आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान की 23 शाखाएं और उनके प्रवर्तकों का नाम ध्यान होना चाहिए, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी आता है दोस्तों, इनमें से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान, इनमें से कौन सी मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। तो आपको अगर 23 नाम याद है तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हो, अन्यथा नहीं दे पाओगे दोस्तों। फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। निम्न में समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है। दोस्तों हरियाणा पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका कौन सा है, दमन, प्रतिगमन, विस्थापन या साहसी। दोस्तों आपके सामने समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका कौन सा है। दोस्तों समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका न तो दमन है, न प्रतिगमन है, न विस्थापन है। यहाँ पर आप लोगों को एक समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका कौन सा है, तो बिल्कुल सही बात है, आपका डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, साहसी या फिर प्रत्याहार या आज्ञाकारिकता भी इसका आंसर हो सकता है, तो डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण सूत्रों का आधार होता है, तो शिक्षण सूत्रों का आधार किस प्रकार का होता है, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या फिर मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक। दोस्तों शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, शिक्षण सूत्र होते हैं दोस्तों पूर्ण से हंस की ओर, पूर्ण से हंस की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। आप लोगों ने बीएड ट्रेनिंग के दौरान जब लेसन प्लान इकाई योजना बनाई होगी तो सारे शिक्षण सूत्रों का ज्ञान आप लोगों को होगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से हंस की ओर, ये सब शिक्षण सूत्र होते हैं दोस्तों। तो इनका आधार होता है मनोवैज्ञानिक आधार, तो बी नंबर ऑप्शन आपके सामने सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, मनोवैज्ञानिक आधार। दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य की बात करूं तो मानसिक स्वास्थ्य के विज्ञान के कार्य होते हैं निरोधात्मक हुए, और आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि समायोजन आपके सिलेबस में टॉपिक है। कक्षा
में शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो जब एक टीचर कक्षा में जाता है तो बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। किस प्रकार से कर सकता है? गृह कार्य देकर, प्रश्न पूछकर या उदाहरण देकर, सभी के द्वारा। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। शिक्षक जो एक टीचर होता है उसका दायित्व रहता है अपने स्टूडेंट को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए। तो गृह कार्य देकर या प्रश्न पूछकर, उदाहरण देकर या इन सभी के द्वारा। तो इन सभी के द्वारा एक शिक्षक होता है जो अपने छात्रों को, बिल्कुल सही बात है, प्रश्न पूछेगा। अगर टीचर को क्वेश्चन पूछता है, बच्चे को जवाब नहीं आता है तो उसका जवाब टीचर बताएगा तो उनको उसका आंसर मिल जाएगा। गृह कार्य भी करेंगे तो उससे भी उनको बहुत कुछ सीख मिलती है। उदाहरण देना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जब टीचर होता है बच्चों के सामने किसी ऊंची एक क्लास ऊपर बच्चे का उदाहरण देता है कि देखो वो उनकी क्लास में हमेशा फर्स्ट रैंक पर आता है, तो बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से एक शिक्षक बच्चे को दूसरों का उदाहरण देकर भी प्रस्तुत करता है। अगली बात करता हूँ, वॉटसन द्वारा लिखित वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तकें। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वॉटसन महोदय के द्वारा 1925 में कौन सी पुस्तक लिखी गई? दोस्तों एक ना एक बुक तो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनके नाम आप लोगों को इंग्लिश में ही ज़्यादातर ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि साइकी एंड कैरेक्टर क्रेसमर महोदय की पुस्तक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों वॉटसन महोदय की, जो 1925 में इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई कौन सी है? पशु मनोविज्ञान, चिकित्सा मनोविज्ञान, व्यवहारवाद या बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? प्लेटो। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, प्लेटो तो बाल मनोविज्ञान के प्रवर्तक है। पशु मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है और शिक्षा मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक महोदय पशु मनोविज्ञान के प्रवर्तक हैं। चिकित्सा मनोविज्ञान के हैं दोस्तों हिप्पोक्रेटस। वेरी इंपॉर्टेंट है हिप्पोक्रेटस, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। वॉटसन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? व्यवहारवाद नामक पुस्तक 1925 में लिखी गई है दोस्तों। कंप्यूटर एक शिक्षक की तरह कार्य करता है। तो कंप्यूटर एक शिक्षक की तरह कार्य करता है, यह किस बात पर आधारित है? खोज प्रणाली, शिक्षण प्रणाली, अनुकरण प्रणाली या अभ्यास प्रणाली। दोस्तों कंप्यूटर एक शिक्षक की तरह कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। जब आप लोगों ने पढ़ा होगा कोरोना काल आया था 2020-21 में, तो कोरोना के काल में बच्चे घर बैठे कंप्यूटर से ही शिक्षा लेते थे, अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा बच्चों को पढ़ने को मिलती थी दोस्तों। तो टीचर का काम करता था कुल मिला के कंप्यूटर। तो शिक्षण प्रणाली की तरह काम करता है, एक शिक्षक प्रणाली की तरह कंप्यूटर कार्य करता है। तो बी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर है, हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किन्होंने बांटा? वुडवर्थ के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, मैकडूगल के द्वारा, जेम्स डेवर के द्वारा। दोस्तों आपके सामने सही जवाब हो जाएगा विलियम मैकडूगल के द्वारा 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और 14 मूल प्रवृत्तियों के संबंध 14 संवेग से बताएं। दोस्तों यहां से क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है? यहां से क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं दोस्तों, विलियम जेम्स के द्वारा, सर्वप्रथम विलियम जेम्स के द्वारा मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। जबकि वॉटसन के द्वारा 3 मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं दोस्तों, 3 संवेग बताए गए हैं, प्रेम, क्रोध और भय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछ रहा है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। इनमें से वॉटसन द्वारा बताया गया संवेग कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा संवेग वॉटसन के द्वारा? तो प्रेम, क्रोध और भय, तीनों संवेगों का संबंध वॉटसन महोदय से है। जबकि एक संवेग कोई सा भी दे देगा, कामना दे देगा, तो उनका संबंध वॉटसन से नहीं है। प्रेम, क्रोध और भय तीनों संवेगों की बात वॉटसन महोदय के द्वारा की गई है दोस्तों। तो आपके सामने इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है मैकडूगल के द्वारा और विलियम जेम्स के द्वारा। विलियम जेम्स के द्वारा मूल प्रवृत्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।